तो बच्चों चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ। हम पढ़ रहे थे अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति। इससे संबंधित पिछले 3 वीडियो में हमने वनस्पति का अर्थ, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ, मानव रोपित वनस्पति का अर्थ, दोनों का अंतर, भारत में वनों के 5 प्रकार जिनकी विस्तृत विवेचना, भारत में कितने प्रतिशत भाग पे वन, कौन से राज्यों में सबसे ज़्यादा वन, प्रतिशत के हिसाब से कौन से राज्यों में ज़्यादा वन, आर्द्र भूमि, इनसे संबंधित चर्चाएं हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड में की। तो अब चलते हैं हम पार्ट 4 में, भारत में वन्य प्राणी। तो बच्चों हो जाइए तैयार अपने पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल और मानचित्र लेके, क्योंकि इसमें हम देखेंगे पूरे भारत के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सब को हम मानचित्र पे अंकित करते हुए पढ़ेंगे। तो यह जो पार्ट 4 है, ये न केवल आपको इसी क्लास के लिए बल्कि आने वाले भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो आपके लिए सार्थक साबित होगा। तो साथ साथ इसको मानचित्र पे भी आप नोट करते जाइए, क्योंकि अक्सर इससे संबंधित, नेशनल पार्क से संबंधित एक न दो क्वेश्चन आपके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम भारत में वन्य प्राणी। वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है और हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और अगर हम इसको विश्व लेवल पे देखा जाए तो भारत के अंदर पेड़ पौधों और प्राणियों की जो प्रजातियां और किस्में पाई जाती है वो लगभग 4 से 5% इंडिया में पाई जाती है पूरे विश्व की। यानी विश्व में यदि 100% पाई जाती है तो भारत में 4 से 5 प्रकार के इस प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। बच्चों आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे प्लांट्स, जीव जंतु, बड़े बड़े हाथी, शेर, बंदर और जंगल। इनमें जो जीव जंतु, पेड़ पौधों की जो किस्में और प्रजातियां पाई जाती है वो 4 से 5% भारत में पाई जाती है। किसके संदर्भ में? विश्व का प्रतिशत के रूप में। और ये जो हमारी जो पेड़ पौधे और जीव जंतुएं हैं, इनको हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमने इसे कई युगों से इसे हमने क्या कर रखा है? संरक्षित कर रखा है। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें हमने युगों से संरक्षित कर रखा है। और इन पेड़ पौधों और प्राणियों की किस्में 4 से 5% भारत में पाई जाती है। एक वर्ड आया है जैव विविधता, यानी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की विविधता से, यानी जिस क्षेत्र में रहने वाले जो जीव जंतु और पेड़ पौधे में विविधता पाई जाती है उसे क्या कहा गया? जैव विविधता। इस वर्ड का प्रयोग 1985 में रोजेन ने किया। यह भी आप क्या कर लो, अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रोजेन ने। कब किया? 1985 में। और उन्होंने इसे 3 भागों में बांटा गया: आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और समुदाय जैव विविधता के अंतर्गत। ये आपको एक पेड़ का डायग्राम दिखा रखा है। ये दिखा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार से बनाया जाए। यदि पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया तो हमारे पृथ्वी का संतुलन भी क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए बैलेंस इज एसेंशियल। संतुलन क्या है? आवश्यक है। किसमें? इधर हम पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं और अगर नए पेड़ पौधे नहीं लगाए तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमें जितने पेड़ काटे जाए उससे दुगने हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये दिखा रहा है हमें ये क्या क्या जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी क्या क्या हेल्प करती है, किसमें सपोर्ट कर रही है? हमारे रेनफॉल के लिए, यानी वर्षा लाने में वनों की भूमिका क्या होती है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। सेकंड है ये हमारे पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करती है, फ्लड एरियाज को फ्लड बाढ़ को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और क्लाइमेट को नियंत्रण में रखते हैं। कौन? वन। और क्या काम करते हैं? ये हमें मेडिसिन देते हैं, जलाऊ ईंधन लकड़ी देते हैं। और ये हमारा और क्या काम करते हैं?
यदि हमारा भ्रमण का मन किया तो हम जंगलों में क्या करने चले जाते हैं, मनोरंजन करने चले जाते हैं, पार्कों में घूमने चले जाते हैं, गार्डन में टहलने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये इकोसिस्टम को बनाए रखता है। अब है जो हमारे जो वन कम हो रहे हैं या वन्य प्राणी कम हो रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या क्या है देखते हैं। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए। किससे? मानव आवास द्वारा। और जैव प्रजातियों की संख्या में क्या हुई? कमी हुई। कुछ जैव प्रजातियां तो क्या हो गई? लुप्त हो गई। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण, फर्स्ट कारण है औद्योगिक और तकनीकी विकास। जैसे जैसे क्या हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, टेक्नोलॉजी आई है, वैसे वैसे क्या हुआ है, वनों का विनाश हुआ है। ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कुछ कारण है जिसमें हमने डायग्राम के द्वारा दर्शाए गए हैं। पहला है इकोनॉमिक कारण यानी आर्थिक कारण। मनुष्य क्या है? स्वार्थी है, लोभी है, लालची है और अपना पैसा कमाने के लिए वनों को क्या कर रहा है? काट रहा है। तो पहला इकोनॉमिक, दूसरा डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय कारण, तीसरा सोशियो पॉलिटिकल कारण, सामाजिक राजनीतिक कारण, फोर्थ है कल्चरल रिलीजियस यानी सांस्कृतिक कारक, पांचवा है साइंस व टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी, हैबिटेट चेंज आवास चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव स्पेसीज यानी प्रजातियां कम हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण हो रहा है, और क्या हो रहा है? पोल्यूशन यानी प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा देखते हैं, हमने क्या किया? खेती के लिए, सड़कों के लिए, कल कारखानों के लिए, उद्योग धंधों के लिए लगाने के लिए क्या कर दिया? वनों को साफ कर दिया। स्थानीय लोगों ने चारे के लिए, ईंधन के लिए और इमारती लकड़ी के लिए भी पेड़ों को बड़ी संख्या में क्या काटा गया और वनों पर दबाव बढ़ा। पालतू पक्षियों के लिए नए चरागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया गया। रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने यानी पहले के राजा महाराजाओं और जो एलिट वर्ग के लोग हैं, तो उनकी हॉबी क्या होती थी? शिकार करना। और शिकार करने में उन्होंने क्या किया? सैकड़ों वन्य जीवों को अपना क्या बनाया? शिकार बनाया। दूसरा उनके जो हॉबी है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं या बड़े बड़े एलिट क्लास के लोगों को आपके फिल्मों में देखा होगा कि घरों में क्या रखते हैं? शेर की खाल, हाथी के सींग। तो इनके कारण भी उन्होंने क्या किया? वनों का शिकार किया, वन्य प्राणियों का शिकार किया। व्यापारिक महत्व के लिए भी पक्षियों को मारा जा रहा है, क्योंकि हाथी के सींग, कस्तूरी मृग, ये कई प्रकार की चीज़ें हैं जिनका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए भी इन्होंने वन्य प्राणियों को मारा गया। जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य प्राणियों की प्रजातियां क्या हुई? नष्ट हो गई। अब ये महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें वनों को क्या करना चाहिए? संरक्षित करना चाहिए, जिससे वन्य प्राणी भी क्या हो सके? संरक्षित हो सके। तो भारत में क्या हुआ? इनको बचाने के लिए भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लाया गया। कि कब लाया गया? 1972 के अंदर वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ये क्या था? ये बातें कहता है कि जो भी व्यक्ति वन्य प्राणियों का शिकार कर रहा है, अवैध व्यापार कर रहा है उनकी चीज़ों का, तो उनको पे क्या किया जाए? सख्त नियंत्रण स्थापित किया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। आपने सुना होगा कि 1998 में सलमान खान ने जोधपुर में चिंकारा का क्या कर दिया था? शिकार किया था। तो उसको 5 साल की क्या हुई थी? सज़ा हुई थी। और आज भी उस पर क्या पड़ रही है? डेट पे डेट पड़ रही है। किसकी वजह से? भारत वन्य प्राणी अधिनियम 1972 की वजह से। इसलिए ये क्या किया गया? वन्य प्राणी अधिनियम 1972 लाया गया। देखो इसमें क्या क्या है। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकट उत्पन्न प्रजातियों को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान,
वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। ये क्या है, आपके कुछ टाइगर, डियर, यानी ये इनका शिकार ज़्यादा हो रहा है। इस अधिनियम को 1991 में क्या कर दिया गया, पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने और संकट उत्पन्न प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण करने की क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है कि ये 5 प्रकार से नॉर्मल स्पेसीज, वल्नरेबल स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज, रेयर स्पेसीज और इंडेमिक स्पेसीज, इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। इसमें बताया गया कि कुछ क्या है सामान्य प्रजातियां हैं, कुछ क्या है सुभेद है, कुछ क्या है संकट उत्पन्न है, कुछ क्या है दुर्लभ है और कुछ क्या है विलुप्त होने के कगार पे हैं। इसके आधार पे इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रजातियों का वर्गीकरण कर दिया और उनका संरक्षण का प्रयास किया गया। इसे एक रेयर डेटा बुक पब्लिश करता है। यदि कोई भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है तो वो किस में आ जाती है, रेयर डेटा बुक के अंदर। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेयर डेटा बुक क्या है, किससे संबंधित है, कौन पब्लिश करता है, तो IUCN पब्लिश करता है। और किससे संबंधित है, पेड़ पौधों और प्राणियों या वनस्पतियों या जीव जंतुओं जो विलुप्त होने के कगार पे है वो इसमें आ जाती है। और जैसे आती है विलुप्ति तो रेयर डाटा में आ जाती है और जैसे उसकी संख्या बढ़ती है तो वो येलो पेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब है देश में नेशनल पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य, यानी मई 2020 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 105 नेशनल पार्क है। NCERT में कुछ कम दे रखे हैं, 103 के आसपास है, मगर यदि लेटेस्ट डेटा देखा जाए तो कितने हैं, 105 नेशनल पार्क है और 553 वन्य प्राणी अधिनियम है। हम हर राज्य के नेशनल पार्क की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं जम्मू कश्मीर। ये आपका जम्मू कश्मीर है। इस जम्मू कश्मीर में आपको 4 नेशनल पार्क मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। आपने सुना हो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो जम्मू कश्मीर में ही है। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, यानी भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। मगर अब किस में है, ये लद्दाख में आता है। तो क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में अब किस में आ रहा है, ये लद्दाख के अंतर्गत आ रहा है। और यदि पूछा जाए कि सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क, और यदि सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। और यदि सबसे छोटे की बात करें तो अंडमान निकोबार में है साउथ बटन। कौन सा, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा, साउथ बटन अंडमान निकोबार में। सबसे बड़ा कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे, लद्दाख के अंदर। और यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। मध्य प्रदेश में भी 9 है और अंडमान निकोबार में भी 9 राष्ट्रीय पार्क है। तो हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं कितने, 4। पहले की चर्चा की हमने, कौन से की, हेमिस की। कौन सा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। फिर देखते हैं इसके अंदर 2 और है, किश्तवाड़ और दाची गम और सलीम अली। किश्तवाड़, प्यारे बच्चों आपको ध्यान हो तो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ कहाँ लड़ी जाती है, जम्मू कश्मीर में लड़ी जाती है। तो सबसे ज़्यादा वार कहाँ पे होते हैं, किश्तवाड़ के अंदर, याद रह जाएगा। और जब वार होते हैं तो लोगों में क्या हो जाता है, गम बैठ जाता है। तो ये भी आपको याद रह जाएगा, दाची
गम, तो किश्तवाड़ और दाचिगम। और फोर्थ कौन सा हो गया? सलीम अली। दाचिगम जो नेशनल पार्क है, इसकी एक विशेषता है, आप पढ़ोगे आगे कि प्रोजेक्ट कश्मीरी स्टेक, यानी एक कश्मीरी स्टेक जो हंगुल एक प्रजाति है, वो सिर्फ दाचिगम नेशनल पार्क में पाई जाती है। तो ये हुआ आपका दाचिगम नेशनल पार्क। मैप पे देख लेते हैं। इस जगह है आपका हेमिस हाई अल्टीट्यूड, यानी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आपका दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे आपका किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे है इस जगह है सलीम अली। तो ये हुई आपके चारों राष्ट्रीय उद्यान। कौन से राज्य के? जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से? किश्तवाड़। सबसे ज़्यादा वार कहाँ पे? किश्तवाड़ में, जिससे क्या हो जाता है? गम, दाची गम। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई, और सलीम अली चौथा। और ये है आपका हेमिस नेशनल पार्क, सबसे लार्जेस्ट। अगला चलते हैं हिमाचल प्रदेश, यानी जैसे जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसमें है ग्रेट हिमालय, यानी ग्रेट हिमालय, वर्ध हिमालय, जिसमें हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था। ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ग्रेट हिमालय यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल। इंदर किला, खीरगंगा, पिन घाटी, सिम बालबरा। कई बार पूछ लिया जाता है पिन वैली या पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? किस जगह? हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी मैंने चर्चा की थी, एक फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे किस नाम से बताया गया था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। कब बना था? 1936 के अंदर। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर जो चालू किया गया था, वो कहाँ चालू किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है? टाइगर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट से। फिर कौन सा है? गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी आपने पढ़ा, वहाँ पे नंदा देवी चोटी भी है उत्तराखंड में, और वहाँ पे ही नंदा देवी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी कौन से? राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के क्या रहे थे? अंतिम गवर्नर जनरल, उनके नाम पे। फूलों की गाठी, फ्लावर्स ऑफ वैली। तो ये देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की गाठी, गोविंद विहार, राजाजी पशु विहार। तो ये किसके हो गए? आपके उत्तराखंड के। आगे चलते हैं गोवा। गोवा में क्या है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? महावीर नेशनल पार्क। प्यारे बच्चों, आपको भारत का मानचित्र भी क्या होना चाहिए? बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको क्या होना चाहिए? सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़े काम का है, हाथों हाथ। तो यहाँ पे गोवा के अंदर कौन सा? महावीर नेशनल पार्क। हरियाणा के अंदर 2 है। कौन कौन से? कालेसर और सुल्तान। याद करने का बहुत आसान तरीका है। सुल्तान मूवी आपने देखी होगी, देखी है सर? किसकी थी? सलमान खान की। तो उससे याद रह जाएगा सुल्तान। और यदि ये ऐसे याद नहीं रहता तो हरियाणा के अंदर थोड़े दिनों के अंदर एक चर्चा का विषय रहा था, सुल्तान नाम का क्या? बेसा। किस कलर का था? काले रंग का, जो कितने करोड़ का बिका था? 21 करोड़ का बिका था। तो सुल्तान किस प्रकार का? काले रंग का। तो सुल्तान और कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे? हरियाणा के अंदर। फिर देखते हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर पहले 3 थे, केवलादेव था, मुकुंदरा हिल्स था और रणथंभौर था। केवलादेव को ही गणापक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं। रणथंभौर था और मुकुंदरा हिल्स था। अभी 2 को और शामिल कर दिया गया, सरिस्का अलवर के अंदर और मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर। ये डेजर्ट नेशनल पार्क, ये रणथंभौर नेशनल पार्क, यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स पार्क और यहाँ ही अलवर के पास में सरिस्का नेशनल पार्क।
इसकी सबसे बड़ी केवलादेव या घृणा पक्षी अभयारण्य की सबसे बड़ी विशेषता ये है, और कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइबेरियन नाम के जो प्रवासी पक्षी है वो किस प्रकार के नेशनल पार्क में आते हैं, कौन से नेशनल पार्क में आते हैं? तो किस में आते हैं? केवलादेव में। साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी उनका क्या है? आश्रय स्थल है। ये साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया से होते हुए भारत में आते हैं, यानी मध्य से होते हुए, मध्य एशिया से होते हुए। तो ये साइबेरियन क्रेन। रणथंभौर के अंदर टाइगर पाए जाते हैं। जो अब देखते हैं गुजरात। गुजरात के अंदर पाया जाता है गिर वन, मेरीन, ब्लैक बक और वंशदा। ये जो गिर वन है इसके अंदर एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। बब्बर शेर जिसे बोलते हैं, बब्बर शेर। ये बब्बर शेर पूरे एशिया के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? गिर वन गुजरात के अंदर। फिर है मेरीन कच्छ की खाड़ी में। ब्लैक बक यानी काला हिरन, जिसे राजस्थान में क्या कहा गया है? चिंकारा। और चिंकारा का नाम अभी मैंने लिया था किसके संदर्भ में? सलमान खान के संदर्भ में। तो ब्लैक बक और वंशदा। और ये है गिर नेशनल पार्क। देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी, पेंच, तदोबा, गुगामल, नवेगांव और चांदोली। ये संजय गांधी अभयारण्य का ध्यान रखना। संजय गांधी अलग जगह है और संजय अलग है। संजय मध्य प्रदेश में मिलेगा आपको और संजय गांधी कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र के अंदर। केरल के अंदर देखते हैं अनामुडी, इराविकुलम, मथिकेटस, पम्बाडू, पेरियार एक नदी है पेरियार, और साइलेंट वैली। कई बार पेरियार और साइलेंट वैली पूछा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ पे? केरल के अंदर। अगला देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इंदिरा गांधी, मुदुमलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, गुंडी, मुखुर्ती और मन्नार की खाड़ी। आपने पढ़ा मन्नार की खाड़ी, वहीं मन्नार मेरिन। ये पेरियार केरल का आ गया। ये तिरुवनंतपुरम आ गया। ये रंगनाथपुरम हो गया। ये नागरहोल कर्नाटक में हो गया। ये बांदीपुर, ये कर्नाटक के आगे देखेंगे कर्नाटक का। तब तेलंगाना में 3 है, कासु ब्रह्मानंद, महावीर हरिना बनस्थली और मुगरा वाणी। आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वरम। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। इंद्रावती का आपने नाम सुना होगा। कौन किस में? दक्षिणी भारत की नदियाँ पड़ी थी तब, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, गोदावरी नदी की सहायक नदी, उसी के नाम पे कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क। फिर है कांगेर घाटी। ये क्षेत्र राणा चालस डार्विनी नामक नई मेंढक प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। और थर्ड है गुरु घासीदास। फिर देखते हैं ओडिशा। ओडिशा में 2 है, भितरकनिका और सिमलीपाल। फिर देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बक्सा, गोरुमोरा, न्योरा घाटी, सिंगली लीला, सुंदरवन और जलदापारा। जलदापारा एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन आप जानते हो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, और जहाँ पे कौन से बड़ा? सुंदरवन। त्रिपुरा में 2 क्लाउडेड लेपर्ड और बिसो। मिजोरम में 2 मुल्लेन और नीला पर्वत यानी ब्लू माउंटेन। मणिपुर के अंदर 2 कायबुल लामजोवा। प्यारे बच्चों, कायबुल लामजोवा ये अक्सर कई कंपटीशन एग्जाम में और आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपको इसीलिए दिखाया गया है कि ये एक प्रकार से तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कौन सी झील है? लोकटक झील। कहाँ पे? मणिपुर के अंतर्गत। और इसी में है कायबुल लामजोवा नेशनल पार्क, जो विश्व का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो तैरता हुआ उद्यान के नाम से जाना जाता है। दूसरा है सिरोही। फिर चलते हैं नागालैंड। नागालैंड में कौन सा? इंटाकी। ये भी याद करने की आसान सी ट्रिक है। नागालैंड, नाग। यदि आपको नाग दिख जाए, सर्प दिख जाए, तो या तो पत्थर से मारोगे या किससे मारोगे? ईंट से मारोगे। तो इंटाकी कहाँ पे? नागालैंड के अंतर्गत। फिर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। नामदफा और माउलिंग। नामदफा यानी तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क। झारखंड में 1 है बेतला और उत्तर प्रदेश में 1 है दुधवा। यानी कैसे याद करोगे कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी क्या है? प्रथम स्थान पे,
और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में, यहाँ पे आपको कैसा टाइगर दिखाया गया है? वाइट टाइगर। तो वाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और एशियाटिक लोइन बब्बर शेर कहाँ? गिर गुजरात के अंदर। बांधवगढ़ सबसे अधिक बाघ, जनसंख्या घनत्व अधिक और सफ़ेद शेर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। दूसरा है मंडला, फिर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्ता पाए जाते हैं। फिर है माधव, माधव का मतलब मध्य प्रदेश, बीच में तो माधव। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, पेंच अलग है और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच अलग है। फिर पन्ना, पन्ना आपको ध्यान ही है हीरे की खानों के लिए। संजय, अभी मैंने बताया था संजय गांधी किस में आया था? महाराष्ट्र में। और संजय किस में है? मध्य प्रदेश में। फिर है सतपुड़ा, सतपुड़ा आपने पढ़ा था नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी थी? सतपुड़ा। और उसी को क्या कहा गया? सतपुड़ा नेशनल पार्क। फिर है वन विहार। कितने हैं? 9। बिहार में एक है वाल्मीकि। असम में देखते हैं डिब्रू साइखोवा पहला। काजीरंगा फेमस नेशनल पार्क किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये क्या है? एक सींग वाला गेंडा। कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर है मानस जंगली भैंसे के लिए। फिर है औरंग और नमेरी। सिक्किम में है कंचनजुंगा, जो आपने कंचनजुंगा क्या है? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, यानी केटू गॉडविन ऑस्टिन के बाद में दूसरे नंबर की कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ पे? सिक्किम में। और इसी के नाम के आधार पे कौन सा हो गया? कंचनजंगा नेशनल पार्क। फिर देखते हैं मेघालय। मेघालय में बालाफक्रम रेड पांडा जंगली जलीय जीव और भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नोकरेक रिज भौंकने वाला हिरन और गौर के लिए। अब देखते हैं अंडमान और निकोबार में कितने? 9। और मध्य प्रदेश में भी कितने? 9। और इसमें एक विशेषता और मैंने स्टार्टिंग में बताई, साउथ बटन। कौन सा? सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन द्वीप, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल खाड़ी, गालाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मैरीन, उत्तरी बटन माउंट हैरियट, मध्य बटन रानी झांसी और सैडल पीक, यानी अंडमान निकोबार की जो सबसे छोटी कौन सी है? सैडल पीक। उसी के नाम के आधार पे सैडल पीक नेशनल पार्क। ये मैप में दे रखे हैं। नॉर्थ ट्रिपल आइलैंड, सैडल पीक, नॉर्थ बटन आइलैंड, यहाँ पे साउथ बटन आइलैंड, यहाँ पे आपका कैंपबेल खाड़ी है इस जगह। ये हो गए इसके नाम। और ये है आपका जो साउथ बटन सबसे स्मॉलेस्ट क्या नेशनल पार्क, उसका डायग्राम। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। कि सर ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान में तो क्या होता है? मानव का प्रवेश क्या होता है? प्रतिबंधित होता है, यानी उसमें मानवीय गतिविधियां और मानव का प्रवेश नहीं कर सकते। ना कोई पशु चरा सकते हैं, पशु चरागाह पे भी प्रतिबंध है। मगर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें मानव का प्रवेश भी हो सकता है और पशुओं को भी चराने की कुछ क्षेत्रों में इजाज़त मिल जाती है। तो उसे कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। कुछ मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य हम इस तालिका के द्वारा आपको नोट करवाते हैं। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा, कोलूरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। तेलंगाना में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेसोनी। बिहार के अंदर है बरेला झील, जिसे वर्तमान में सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी विहार, भीमबांध, गौतम बुद्ध, कंवर झील, केमर, वाल्मीकि, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन। चंडीगढ़ में है सूखना झील। छत्तीसगढ़ में है अचानकमार सीता नदी। गोवा के अंदर है भगवान महावीर। गुजरात के अंदर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम और रेणुका। जम्मू कश्मीर में चांगथंग, शीत मरुस्थल, होकेसर, सुन्नीसर, मानसर। रेणुका आपने पढ़ा था सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड एरिया। फिर है उत्तराखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और तोपचंची। फिर है कर्नाटक में है डांडली, घाटप्रभा, चिंचोली और तालक कावेरी। केरल के अंदर है थाडेगढ़ पक्षी, इसदुकी, नयार, प्राम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड और कुमारुकम।
फिर है मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन। फिर है महाराष्ट्र के अंदर फनसट, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा, नन्नाला पक्षी, नैनगंगा, उमरेद, कारहंडला। फिर उड़ीसा के अंदर है भितरकनिका, चिल्का झील, गहीर माता। गहीर माता किसके लिए? टर्टल, कछुओं के लिए प्रसिद्ध। नंदनकानन, सतकोसिया घाट, सिमलीपाल। पंजाब में है हरिके झील, राजस्थान में है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार धौलपुर के अंदर। तमिलनाडु में कोडाई कैनाल, नेलई, पॉइंट, कोलिमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड, इंदिरा गांधी, वेदांगथल और वेलानडु और मुद्दू मुलाई। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी विहार। दिल्ली के अंदर है असोलाबाटी। अरुणाचल प्रदेश में पकुही, सेसा आर्किड। असम में है दीपोर, पूर्वी कार्बी एब्लोंग और लाखोवा। मिजोरम में है दम्पा और थोरांट लांग। सिक्किम में है किताम और पांगो लखा। त्रिपुरा में है गुमटी, सफाई जाला। मेघालय में है नोंगखेलम, सिजू, बागमरा, पिचिरा पौधा। नागालैंड में है फाकिम। उत्तराखंड में है केदारनाथ। अंडमान निकोबार में है टर्टल द्वीप। तो ये हुई हमारे मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुछ लार्जेस्ट, यानी सबसे पहले हेमिस नेशनल पार्क, फिर डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर गंगोत्री, फिर नामदफा, फिर कंचनजंगा, फिर गुरु घासीदास, फिर गिर फॉरेस्ट, फिर सुंदरवन, फिर जिम कॉर्बेट और फिर इंद्रावती नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क के सब पूरे राज्यों के यहाँ दे रखे हैं, जैसे दाचिगम जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ है, हेमिसाई है, ग्रेट हिमालय है, राजस्थान के अंदर रणथंबोर है, सरिस्का है, केवलादेव है, गुजरात में नल सरोवर है, मेराइन है, गल्फोप है, इसमें बांसदा है, संजय गांधी महाराष्ट्र के अंदर है, डंडेली है, कुद्रमेखू है, बांदीपुर है, पेरियार है, पुलिकट है, चिल्का लेक है। तो ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है। अब देखते हैं मैन एंड बायोस्फीयर मैप प्रोग्राम, ये क्यों आया? मानव और जीव कार्यक्रम। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई। किसके लिए? विश्व के विभिन्न भागों में जैव विविधता के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। किसके स्तर पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। किनके द्वारा? गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया? कई प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चलाए गए, जिनका उद्देश्य क्या था? मानव को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। क्या करना था? मानव को पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा 1971 में मानव और जीव मंडल कार्यक्रम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? मनुष्य और पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर क्या करना? मजबूत करना। विश्व के पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1979 में हुई, 1979 में। इसमें देखो किसके? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। टू स्टडी एंड इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। क्या करना है? हमें अध्ययन करना है। किसके बारे में? मनुष्य और पर्यावरण के बारे में, और उनके जो रिलेशनशिप है, संबंध है, उनको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। सेकंड देखो, टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना है। किसके थ्रू? थ्रू सस्टेनेबल। किसके द्वारा? सतत विकास के द्वारा। किसके द्वारा? यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा हमें सतत विकास करना है और पर्यावरण को सुरक्षित करना है। तो ये क्या था? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको किसने चलाया? यूनेस्को ने चलाया। कब चलाया? 1971 में चलाया। क्यों चलाया गया? मानव और पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करने के लिए। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रयास, ऐसी परियोजनाएं जो हमारे वन्य प्राणी, जिनकी संख्या में
कमी हो रही थी, विलुप्त होने के कगार पे थे, उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी संख्याओं में इजाफा वृद्धि करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट चलाए गए। उन कुछ प्रोजेक्टों में हम महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को देखते हैं। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया। ये किससे संबंधित थे? विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और आवास को बचाने के लिए चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जिसकी शुरुआत कब हुई? 1973 में। कौन से नेशनल पार्क से? जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क से, जो अभी हमने देखा कहाँ पे था? उत्तराखंड में। इसमें क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत इसमें यह था कि जो बाघ थे, टाइगर थे, उन टाइगरों में संख्या में क्या हो रही थी? कमी हो रही थी। तो संख्या में कमी हो रही थी तो इनका क्या किया जा रहा था? शिकार किया जा रहा था। तो पोचिंग हो रही थी, हंटिंग हो रहा था इनका। तो इनका जो चीज़ें थी, इनका व्यापार हो रहा था, तो इनके लिए इनको क्या किया जा रहा था? मार रहे थे। तो इनको बचाने के लिए 1973 में क्या लाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। एक संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और उसके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 एक्ट प्रभावी हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य को बनाए रखा जा सके। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में क्या होगा? फायदा होगा। शुरू में ये योजना 9 बाघ नीचों में चलाई गई थी और 16,339 वर्ग किलोमीटर पे फैली हुई थी। ये देखो आप, 2006 के अंतर्गत टाइगर की संख्या कितनी थी? 1411 थी। तो ये देखा गया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर क्यों लाया गया? क्योंकि देखा गया कि 2006 में इनकी संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। कितनी? 1411। 2010 में बढ़ के इनकी संख्या 1706 हो गई और 2014 में बढ़ के 2226 हो गई और 2018 में बढ़ के इनकी संख्या 2967 हो गई। कैसे? प्रोजेक्ट टाइगर आने के बाद में। और ये कहा गया कि इनकी 2022 तक इनकी संख्या क्या हो जानी चाहिए? डबल हो जानी चाहिए। कि अब देख लेते हैं कुछ राज्यों के अंदर। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज़्यादा 526, उत्तराखंड में 442 टाइगर, महाराष्ट्र में 312, कर्नाटक में 524, केरला में 190, तमिलनाडु में 264, उत्तर प्रदेश में 173 और असम में टाइगर्स की संख्या 190 है। अब ये योजना 44 करोड़ बाघ नीचों में चल रही है, जिसका क्षेत्रफल 36,988.28 वर्ग किलोमीटर है और ये 17 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या प्रोजेक्ट टाइगर आने के बाद में 2006 में 1411 से बढ़कर 1706 हो गई। इस योजना का मुख्य रूप से किससे केंद्रित थी? टाइगर केंद्रित थी, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर भी इसमें क्या दिया गया? जोर दिया गया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चालू गया था? 1992 के अंतर्गत। हाथियों के संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना। भारत के 16 राज्यों में हाथियों की संख्या 36,000 से अधिक है। सर्वाधिक संख्या केरल, कर्नाटक और असम में पाई जाती है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में भी क्रियान्वित किया जा रखा है। यानी ये उत्तरी पश्चिमी, ये उत्तरी पूर्वी, ये पूर्वी मध्य और ये दक्षिण में। ये क्या है? एलिफेंट। यानी इनकी अलग अलग में संख्या दिखाई रखी है। यानी इनका बचाव के लिए हमने क्या चलाया? प्रोजेक्ट एलिफेंट। कब लागू किया गया? 1992 के अंतर्गत। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं चलाई गई। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई गई। एनसीईआरटी में आपको इनका सिर्फ क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। इनकी डिटेल से भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखते हैं मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण के लिए इस परियोजना को 1976 में शुरू किया गया। 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। ये इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और हैदराबाद के अंतर्गत, हैदराबाद शहर के अंदर
मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों को संरक्षण के विकास के लिए एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाया गया। तो ये थी मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। अब है हंगुल परियोजना। हंगुल स्टेक, कश्मीरी स्टेक कौन से नेशनल पार्क में पढ़े थे अभी? दाचीगम में पाए जाते हैं सिर्फ, और भारत के किसी नेशनल पार्क में ये नहीं पाए जाते। तो इनकी संख्या में भी क्या हो रही थी? कमी हो रही थी, विलुप्त होने के कगार पे थे। तो क्या चालू की गई? हंगुल परियोजना। कब चालू की गई? 1970 में। हंगुल यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला क्या है? हिरन है। अब ये केवल कश्मीर स्थित दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है। दुनिया के अन्य भागों में विलुप्त हो चुका ये जीव IUCN अभी बताया था मैंने, उसकी रेयर डाटा बुक में प्रविष्टि पा चुका। रेयर डाटा बुक अभी बताई थी कि यदि कोई भी प्रजाति क्या हो रही है, विलुप्त होने के कगार पे है, तो वो किस में आ जाती है? रेयर डाटा बुक में। अब है कस्तूरी मृग परियोजना। प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? कस्तूरी मृग। यानी कस्तूरी मृग का भी बड़े पैमाने पे शिकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी नाभि में क्या पाई जाती है? कस्तूरी पाई जाती है, और उसका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है, और उसकी इतनी खुशबू आती है कि आसपास में ये खुशबू बिखेर देती है, और इसकी कई चीज़ों में उसकी उपयोगिता है। तो इसके लिए भी इसका बड़े पैमाने पे क्या हुआ? शिकार हुआ। तो उनको बचाने के लिए क्या चलाई गई? कस्तूरी मृग परियोजना। कब? 1970 में। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी अभ्यारण्य और उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी के औषधीय गुण, सुगंध व भारी कीमत के कारण बड़ी संख्या में कस्तूरी मृग मारे जाने के कारण ये कहाँ पहुँच गया है? विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गया है। तो हमने देखा क्या इस वीडियो के अंदर? भारत में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी मानचित्र पे लोकेशन, इनसे संबंधित वन्य प्राणी अधिनियम 1972, वन्य प्राणियों के कम होने के कारण, और प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट स्टेक और प्रोजेक्ट मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, इनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की। बच्चों, इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से आप दिमाग का ध्यान केंद्रित करते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिए, और तब तक बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।